तो आप सोनू शर्मा के नाम से फेमस हैं, लेकिन असल जो नाम है वो एक्चुअली में कुछ और है और बहुत साधारण है। सोनू जूस कॉर्नर, चाट भंडार, तो साधारण नाम हर किसी को याद हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर यही चल रहा है तो यही चल रहा है। कि कैसे कोई व्यक्ति स्क्रैच से एक बड़ा बिजनेस बना सकता है, क्या वो स्टेप्स हैं या बेबी स्टेप्स हैं या कोई फॉर्मूला है सीक्रेट? तो आज का जो बिजनेसमैन है ना, मैं उसको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो सड़क को उतर के उसको खुद कुछ ना कुछ धूल जरूर खानी चाहिए। आप सोशल मीडिया भी करते हैं, आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग भी करते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग भी करते हैं, ये भी करते हैं, रियल एस्टेट भी करते हैं। तो आप कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? अरे तो मैंने बोला तुम भी कर सकते, 5 क्यों 50 काम करो, कौन मना कर? सबसे महान बल्लेबाज कहे जाते हैं आज भी, तेंदुलकर के आने के बाद भी, विराट कोहली के आने के बाद भी, लारा के बाद भी, रिचर्ड के बाद भी, अगर आप किसी बड़े पुराने खिलाड़ी से पूछेंगे दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी कौन है, तो एक ही नाम देगा। 9-9 घंटे आदमी रील निपटा रहा है यार, ये कोई तरीका थोड़ी है। गेमिंग ऐप, ठीक है, गेमिंग ऐप लीगल है, राइट, लेकिन मॉरली ठीक है क्या? अगर आप कोई चीज लीगली ठीक कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो मॉरली भी ठीक हो। मतलब मेरी जो नेटवर्थ है या जो मेरा बैंक बैलेंस है वो 100 करोड़ प्लस हो सकता था अगर मैं कुछ चीजों के लिए हाँ बोल देता। मैं थोड़ी ना कहता हूँ कि शाम को जाओ मोबाइल खोलो और रोज 5,000 रुपए कैसे कमाते हैं मैं आपको सिखाता हूँ गेमिंग ऐप के ऊपर। मान लेते मेरे पास एक फॉर्मूला है पैसा डबल करने का, तो मैं आपसे क्यों मांग रहा हूँ 1 लाख रुपए? पूरा तन मन धन लगा के 1 साल भी उसको ढंग से डेवलप कर लेना, 1 साल भी, और नौकरी की तरह डेवलप कर ले कि मैं 12-14 घंटे रोज काम करूंगा ही करूंगा यार, और फिर वही बात कि महबूबा की तरह प्यार करने लग जाए ना, तो 1 साल भी आपको लाइफ में बहुत अच्छा कर देते हैं। अगर मेरी जिंदगी से स्पिरिचुअलिटी हट जाए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आप उसको सिर्फ पढ़ना शुरू कर दीजिए, 15 मिनट रोज का दे दीजिए, 24 घंटा। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ जितने लोग सुन रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती है, 15 मिनट पढ़ना शुरू करिए और 1 साल के बाद चमत्कार देखना। अगर चमत्कार ना हो तो मेरा नाम बता दो। अनसक्सेसफुल लोग होने का सबसे बड़ा कारण ये है, डायरेक्ट सेलिंग में भी या और अलग अलग बिजनेस के अंदर भी, कि लोगों की कथनी और करनी अलग है। आप बहुत लोगों का डर निकालते हैं, आपको भी से डर लगता है? भाई साहब मैं खुद तो गया, भाई साहब मेरे तो बहुत मैंने तो ऊपर ही हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। भगवान आज बचा ले, फिर कभी नहीं करूंगा ये कार्यक्रम। मतलब एक ऐसी सिचुएशन आती जा रही है लाइफ में, मुझे पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, जहाँ मुझे बहुत सारी चीजों से मेरा मन हो रहा है दूर जाने का। तो मेरे पास तो बहुत है बताने के लिए। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे, जहां पर लेकर आए हैं हम आपके लिए जेम्स टॉक, जहां पर आपको मिलने का और सीखने का मौका मिलता है भारत के अलग अलग जेम से, जो कि इंस्पिरेशन होते हैं लाखों लोगों के लिए। ऐसे ही एक इंस्पिरेशन आज हमारे बीच में मौजूद है, जिनका नाम किसी पहचान की मोहताज नहीं है, जो कि आज इंडिया के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर, इंडिया के अगर बोलूं तो हाईएस्ट पेड कॉर्पोरेट ट्रेनर। अगर हम बात करें कॉमेडी में तो जाना जाता है नाम कपिल शर्मा का, और अगर बात करें इंस्पिरेशन में तो जाना जाता है नाम मिस्टर सोनू शर्मा का। सो आज हमारे बीच में है लाखों दिलों की धड़कन, यूट्यूब सेंसेशन, नन अदर देन सोनू शर्मा सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका तहे दिल से सर, एंड वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव यू। और आज धन्य हो गए हम कि आपका समय मिला है, आपका वक्त मिला है, और आपको हमेशा से ही एज अ इंस्पिरेशन मैंने ही नहीं, मुझे लगता है पूरे भारत ने देखा है। आपके वीडियोस न जाने कहाँ सुने हैं और उससे कितना ही बदलाव जिंदगी के अंदर आया है। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत है और शुक्रिया है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सर। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो सबसे बड़े उस फिगर में जो कि लोगों को प्रेरित करता है उसमें आपका नाम आता है। और तो हम जानना चाहते हैं सबसे पहले कि ये जो इतना बड़ा आपका नाम बना है, आप इतना बड़ा इंस्पिरेशन का सोर्स है लोगों के लिए, मोटिवेशनल स्पीकर आज बहुत लोग बनना भी चाहते हैं, तो सर ये आपका मोटिवेशनल स्पीकर बनने का सफर, ये कोई एक्सीडेंटली मोटिवेशनल स्पीकर बन गए या फिर बचपन में कभी कुछ सोचा था कि ऐसे बनना है? कोई वो ट्रिगर पॉइंट जहां पर आपने या डिसाइड किया कि यस one day I have to become something like that, or it was just an accident? नहीं, ये कोई सोची समझी साजिश नहीं है। ये बाय चांस हो गया। ओके, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में थे तो अपना उसमें तो बोलना बहुत जरूरी है ना, राइट, टीम को मोटिवेट करना और समझाना सिखाना। तो वो कर रहे थे अपना, बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा था। तो हुआ क्या कि हमारा एक दोस्त है जो एक रियल एस्टेट कंपनी में है, तो उसको हमारा स्टोरी पता था कि यार ये लोग बहुत सड़क से उठ के आज इस लेवल पे पहुंच गए हैं और बोलते भी ठीक है। तो उनका एक कंपनी था, कंपनी का नाम था शोभा लिमिटेड। ओके, रियल एस्टेट का बहुत बड़ा ब्रांड है। ओके,
तो उनका एक इवेंट हो रहा था क्राउन प्लाजा नोएडा में, गुड़गांव में। तो उन्होंने मुझे बोला यार कि वहाँ पर 300-350 लोगों का ऑडियंस है, तो एक बार वहाँ पर आके उनको एड्रेस करो, अपनी स्टोरी सुना, तेरी स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग है। मैंने कहा मैं आ जाऊँगा। तो उसने बोला हम आपको 50,000 रुपये देंगे। तो नहीं देता मैं तो फिल्म भी चला जाता। तो मैंने कहा यार बहुत बढ़िया था, मैं चला गया वहाँ पे। तो वहाँ फिर मैंने 1-1.5 घंटा बोला, बहुत अच्छा लगा उन लोगों को। दे पेड मी 20,000 रुपीज़। और उसका 3 दिन के बाद दोबारा कॉल आया कि हमारा एक और इवेंट है पिकाडेली जनकपुरी, सेम कंपनी का। तो बड़े सब लोग बहुत खुश हैं, वो चाहता है तो एक बार दोबारा आ जाए, पे यू अगेन। मैं तो बहुत बढ़िया डन। तो मैं दूसरी बार भी गया। फिर तीसरी बार उनका एक फोन आया कि वेलकम होटल द्वारका में इवेंट है हमारा 3rd टाइम, तो चाहते हैं। मैंने बोला यार मैं 1 लाख रुपए तो इसने बोला यार ये क्या मतलब है? मैंने कहा भाई इसका मतलब मेरे में थोड़ा सा बात तो है यार, तुम मुझे पैसे दे रहे हो, तो मुझे लग रहा है तुम मुझे कम दे रहे हो पैसे। लेकिन अच्छा लगा कि उसने मुझे फिर 1 लाख रुपए दिए। ये बात होगी 2015-16 के आसपास की शायद। तो फिर मुझे लगा कि यार तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है जो मैं ऑलरेडी कर ही रहा हूँ, क्यों ना इसको सीरियसली करूँ। फिर मैंने उस बात को सीरियसली समझना, और कॉर्पोरेट में क्या प्रॉब्लम्स हैं, कॉर्पोरेट में लोग को क्या डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, तो उस दिशा में फिर सोचना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। तो वहाँ से फिर वो गियर शिफ्ट हो गया। तो सर जैसे कि आप सभी लोगों को, मतलब आपको पूरी दुनिया और पूरा भारत सोनू शर्मा के नाम से जानता है, तो आप सोनू शर्मा के नाम से फेमस हैं, लेकिन असल जो नाम है वो एक्चुअली में कुछ और है। तो दर्शकों के लिए कैसे ऐसा हुआ कि लोग सोनू शर्मा के नाम से? वो नाम बहुत मेरे डिफिकल्ट है, भूपेंद्र शर्मा। तो वो स्कूल में भी ना कोई मुझे बुलाता नहीं था, तो बड़ा नाम है। तो टीचर भी उसी नाम से बुलाती थी, घर में भी वही नाम था, अपना अड़ोस पड़ोस में भी वही नाम था। और बहुत साधारण है, सोनू जूस कॉर्नर, चाट भंडार, तो साधारण नाम है, हर किसी को याद हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर यही चल रहा तो यही चल रहा था। 1-2 YouTube चैनल अपने व्यूज बढ़ाने के लिए यहाँ तक इस्तेमाल करते हैं कि उनका जो एक कोई वीडियो था कुछ फेक मोटिवेशनल गुरु करके, तो जिनका तो नाम भी ये नहीं है, असली कुछ और नाम है। मतलब पीपल मैनिपुलेट थिंग्स, बट उसके पीछे स्टोरी कुछ और होती है जो हमें अभी आपसे नहीं। वो बहुत लोगों का निकनेम से वो लोग जाने जाते हैं, नाम अलग ही होता है। बुक्स में जब आप चेक साइन करते हैं तो अलग नाम होता है, लेकिन निकनेम जो चल रहा होता है तो उसमें कोई एतराज नहीं है, बहुत सारे लोगों का होता है। मतलब ये तो तय हो गया कि काम से नाम होता है, और आपने वाकई ऐसा काम किया कि नाम फर्क ही नहीं पड़ता, जो भी नाम है इट्स हर जगह चल। नहीं, वो साधारण सिंपल है, हर गली मोहल्ले में हमारे नाम पे बोर्ड लगे। सर एक सवाल आपसे है, सबसे पहले उन लोगों के लिए जो कि अपना कोई भी छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा एम्पायर बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेस को ऑल अक्रॉस द नेशन जाके ट्रेनिंग देते हैं, और पेड ट्रेनिंग होती है और बहुत ही बड़े अमाउंट्स कंपनीज पे करती हैं आपको, तो वो जो कंटेंट है वो तो नॉर्मल जनता तक पहुंच नहीं पाता है। तो अगर आज इस शो के माध्यम से कुछ लोगों को ये सीखने का मौका मिल जाए आपसे कि कैसे एक स्क्रैच से बिजनेस को एक बहुत बड़े लेवल पे लेके जाया जा सकता है, क्योंकि आपने खुद भी बहुत बड़े बिजनेसेस बनाए हैं और लोगों को मदद की है, तो हमारे ऑडियंस और व्यूअर्स से जानना चाहेंगे आज कि कैसे कोई व्यक्ति स्क्रैच से एक बड़ा बिजनेस बना सकता है। क्या वो स्टेप्स हैं या बेबी स्टेप्स हैं या कोई फॉर्मूला है, सीक्रेट? कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, सब ओपन है। गूगल पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो अवेलेबल ना हो। तो मैं ऐसा क्या पढ़ा दूंगा या ऐसा क्या बता दूंगा जो गूगल पे नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल जाता है। सवाल नॉलेज की है ही नहीं, सवाल इम्प्लीमेंटेशन का है। सुबह सैर करने से सेहत अच्छी होती है, एवरीबॉडी नोज, लेकिन करते कितने लोग हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सबको पता है, लेकिन कितने लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, ये क्वेश्चन है। तो नॉलेज तो किलो के भाव सड़क के ऊपर बिखरा हुआ है। मतलब आपके पास आइडियाज हैं तो आप कोई अनोखे नहीं है। जो आदमी नहाता है ना, नहाते नहाते 50, 200, 500 आइडिया उसके दिमाग से गुजर जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, वो सभी के पास है। लेकिन जब एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तब बहुत सारे लोग नमस्ते बोल के लौट जाते हैं। मैं अभी कल परसों ही वीडियो शूट कर रहा था और हम लोग उस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे नाइका की केस स्टडी के बारे में। नाइक जो शूज बनाने वाली कंपनी है, हाँ नाइकी। तो फिलनाइट ने जब नाइकी शुरू करी तो उससे पहले फिलनाइट अपनी कार की बोनट पर रख के जूता बेचा करता था। मतलब आपने सड़कों पे देखा होगा, बहुत सारे लोगों को कार की बोनट को सजा के जूता बेचते हैं। ठीक,
तो वो व्यक्ति जिसने बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, वो कभी सड़कों पे, कार की बोनट पे जूते बेचते थे, और ऐसा उन्होंने बहुत टाइम किया। तो आज का जो बिजनेसमैन है ना, मैं उसको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो सड़क को उतर के उसको खुद कुछ ना कुछ धूल जरूर खानी चाहिए। मतलब वो ये ना सोचे कि बिजनेस एसी कमरे हैं और शानदार एसी केबिन चल रहा होगा, बढ़िया से मेरा डेस्क होगा, बेल बजाऊंगा तो लड़का पानी पिलाने आएगा, वो ठीक है, लेकिन वो एक स्टेज के बाद ठीक है। उससे पहले कोई भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए आपको रोड लेवल के ऊपर खुद धूल जरूर खानी चाहिए। वो आपको मार्केट प्रैक्टिकलिटीज बहुत बता देती है, बाजार के अंदर आपके प्रोडक्ट की डिमांड है कि नहीं है ये बहुत बता देती है, आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे ये बता देती है। तो ये बहुत जरूरी है सबसे पहले तो कि वो रोड पे उतर के, सड़क पे उतर के खुद जरूर 2 साल 3 साल 4 साल लगाए। और मेरा दूसरा ये मानना है कि जो 20 साल से 30 साल की जो एज है ना 20 से 30 साल का जो एज है, जो भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं, ये तो दिन रात एक कर देने की उम्र है यार। इसमें तो अगर आपको कम स्लीपिंग आवर मिले ना तो भी एडजस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि बॉडी भी सपोर्ट करती है। आफ्टर 60, आफ्टर 70 या 50 शायद बॉडी उतना सपोर्ट नहीं करते होगी जितना 20 और 30 के बीच में करते होगी। तो ये जो 10 साल है ना, ये तो रगड़ देने के हैं खुद को। कोई भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए यहाँ तो दिन रात एक कर देना चाहिए। साथ ही साथ मैं अपने प्रोग्राम में बहुत जगह बोलता हूँ कि बिजनेस को वैसे ही प्यार करना जैसे कोई लड़का अपनी महबूबा को करता है। जब आपको इश्क हो जाता है ना, तो सुमांशु देखो सारा दिन सुबह शाम एक ही व्यक्ति का चेहरा आंखों के आगे घूमता रहता है, दिल करता है उससे मिलने का, दिल करता है उसी से बतियाने का, 4-4 घंटे लगा रहता है, बिना सर पैर की बातें करता है। मतलब जिस बात के कोई सर नहीं होगा, पैर नहीं होगा, उसी पे दोनों लगे 8-8 घंटा बात कर रहे हैं, और सोते सोते बात हो रही है, बात करते करते सो जाते हैं। मतलब दिल करता है उसी से मिलूं, उसी से बात करूं। वो खूबसूरत है कि नहीं है, दुनिया की सबसे खूबसूरत आपको वही नजर आती है। तो बिजनेस से भी जब लगाव इस लेवल का हो जाता है ना, जैसा लगाव किसी महबूबा से होता है, तो बिजनेस आपको अलग लेवल पे ले जाता है। फिर आपको कुछ उसके अलावा नजर नहीं आता, आपका ध्यान रहता है कि मुझे बिल्ड करना है यार, बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है। सुबह शाम सोते जागते, खाते पीते, उठते बैठते, और दुनिया मना कर रही है आपको। अब साथ साथ क्या है ना, दुनिया भी मना कर रही है कि तेरा बिजनेस चलेगा नहीं, ये तू फ्लॉप काम शुरू कर चुका है। आपको लगता है कि यार मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब लड़की पसंद आती है ना, तो पिताजी बोलते हैं कि मैं तुझे अच्छी लड़की ला दूंगा इससे, लेकिन बाप को लड़का बोलता है मेरे को तो यही लड़की से करनी है शादी, है ना, क्योंकि उसमें प्यार घुस गया, मोह घुस गया। तो चाहे दुनिया मना करती रहे, लेकिन आपको ध्यान वही रहता है। ऐसे ही बिजनेस में भी है। बिजनेस में भी लोग बहुत सारे आपको मना करेंगे कि यार ये चलेगा नहीं, ये क्या तुमने फालतूपन का काम शुरू कर लिया है। लेकिन आपका जब प्यार हो जाता है ना, तो फिर आप किसी की नहीं सुनते, और आप उसी के ऊपर अपना पूरा आने वाला जिंदगी डेडिकेट करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेसमैन। मतलब ये मैं थोड़ा सा इमोशनल एंगल बता रहा हूँ, ये कोई टेक्निकल ट्रेनिंग तो मैं यहाँ पे अभी नहीं दे सकता कि आपको कौन सी 50 चीजें करनी चाहिए, एडमिन में क्या होता है, वो उसके ऊपर बात नहीं करते। अभी तो मैं सिर्फ सरफेस बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब जुनून सबसे जरूरी है। पागलपन है प्यार में, क्या होता है पागलपन ही तो होता है। अब वो भौंदी सी ही लड़की होगी, हो सकता है, भौंदी से का मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हो सकता है वो लड़की दुनिया की सबसे खूबसूरत तो ना होना, लेकिन आपको तो लगेगा ना कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की यही है। और ऐसा लड़के के मामले में भी है कि लड़का कोई शाहरुख खान तो होता नहीं है, लेकिन लड़की को लगता है कि इससे सुंदर आदमी तो भगवान ने दोबारा बनाया ही नहीं। अब वो देखने में तो लग रहा है बिल्कुल लल्लू, लेकिन लड़की को लगता है यार इससे अच्छा कोई नहीं। तो ये जुनून ही तो है, पागलपन ही तो है कि आपका एक बार जहाँ पर मन लग जाए तो फिर दुनिया क्या परवाह नहीं करती, और आप उसी के साथ स्टिक रहते हैं। बिजनेस भी ऐसा ही है सर। बिजनेस में मतलब हमने सुना है, देखा है कि कोई भी इंसान बड़ा बिजनेस नहीं बनाता, वो आदतें बनाता है, और वो फिर आदतें उसका बिजनेस बनाता है। तो सर क्या वो 3 आदतें आप सजेस्ट करना चाहेंगे जो कि एक व्यक्ति में होनी चाहिए अगर उसको बड़ा बिजनेस बनाना है, और वो क्या गलतियां हैं जो वो करने से बच सकता है? 2-3 गलतियां, 2-3 आदतें। मैं तो सबसे पहले सभी लोगों को एक ही बात बोलता हूँ यार कि ओवरनाइट सक्सेस के बारे में कोई भी आदमी ना सोचे। आजकल का जो यूथ है ना, वो बहुत इम्पेशेंट हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है पिछले कुछ 3-4 साल में पोस्ट कोविड खास तौर पे उसको बहुत जल्दी राइज करना है, उसको तुरंत पैसा सीधा एलन मस्क बन जाना है, उसको तुरंत जेफ बेजोस बनना है, उसको तुरंत अंबानी बनना है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब एक प्रोसेस से गुजरे हैं। 30-30 साल, 40-40 साल, इवन 50-50 साल के प्रोसेस से गुजरे हैं, तो तब जाके ये कहीं पर स्टैंड हुए हैं।
आप इनके 50 साल के बाद को अपने आज से कंपैरिजन मत करो। राइट, कभी कभी मुझसे भी लोग बोलते हैं कि सर आप 4-5 चीजें कर लेते हैं, हम भी 5 चीजें कर लें क्या? आप सोशल मीडिया भी करते हैं, आप कॉर्पोरेट ट्रेडिंग भी करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग भी करते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग भी करते हैं, ये भी करते हैं, रियल एस्टेट भी करते हैं, तो आप कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? अरे तो मैंने बोला तुम भी कर सकते हो, लेकिन मैंने पहले 10 साल या पहले 15 साल सिर्फ एक काम किया। मेरा फोकस बिल्कुल क्लियर था कि मुझे इसके अलावा ना इधर देखना है ना उधर देखना है। दुनिया का कोई बड़ा आदमी ऐसा ही नहीं है जो पहले ही दिन 10 काम करता है। दुनिया के बड़े से बड़े आदमी की आप हिस्ट्री उठा के देख लो, वो 10 साल पहले एक काम किया, उसके बाद डाइवर्सिफाई किया। राइट, उसके बाद उसने 5 चीजें करी होंगी या 6 चीजें करी होंगी, लेकिन पहले 10 साल अगर आपने गलती से भी दूसरी नाव में पैर रखा तो आप डूबोगे ही डूबोगे। आप चाहे जितने मर्जी शातिर तैराक क्यों ना हो, आपकी बत्ती लगने ही वाली है। राइट, फर्स्ट 10 इयर्स एटलीस्ट 15 इयर्स इधर उधर होना ही नहीं है, एक ही काम पकड़ना है और उसका जूस निकाल देना अच्छे से। 10 साल 15 साल के बाद 5 क्यों 50 काम करो, कौन मना करता है, लेकिन फर्स्ट 10 ईयर दाएं बाएं होना ही सबसे बड़ा प्राप्त। मतलब अनशेकेबल फोकस एक हैबिट है जो कि 100% फोकस के बिना तो हो ही नहीं सकता। सुनील गावस्कर दुनिया के क्यों सबसे महान बल्लेबाज कहे जाते हैं आज भी, तेंदुलकर के आने के बाद भी, विराट कोहली के आने के बाद भी, लारा के बाद भी, रिचर्ड के बाद भी, अगर आप किसी बड़े पुराने खिलाड़ी से पूछेंगे दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी कौन है, तो एक ही नाम देगा, सुनील गावस्कर। लोगों के स्टैट्स उससे अच्छे हो सकते हैं, राइट, कोहली का स्टैट अच्छा होगा, रोहित शर्मा का भी हो सकता है स्टैट अच्छा हो, लेकिन एक ही नाम लोग लेते हैं, गावस्कर। क्यों? क्योंकि उसका फोकस बहुत गजब थे। वो पूरी जिंदगी दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों को बिना हेलमेट लगा के खेले। फोकस बहुत क्लियर था, क्योंकि उनको पता सावधानी हटी दुर्घटना घटी, मतलब मौत तक हो सकती है। राइट, मतलब 150 की स्पीड की गेंद उस जमाने में आ रही है, और जो वेस्ट इंडीज का प्लेयर है वो खुद 7 फुट का है, 2 फुट का हाथ हो जाता है, 10 फुट से गेंद आ रही है। अगर आपको फोकस ही ना हो और आपने हेलमेट नहीं लगा रखा है, आप सिर्फ 1 सेकंड आपका फोकस हटा, यू विल बी डेड। और वो आदमी सिर्फ खेला नहीं है, आदमी 34 सेंचुरी बनाया है। ऐसा थोड़ी ना था कि जब वो खेल रहा था उसका ध्यान यहाँ भी था और वहां भी था और इधर था और उधर भी था। नहीं, फर्स्ट 10 इयर्स एटलीस्ट फोकस ऑन वन थिंग, उसके बाद आप डाइवर्सिफाई करिए, नो प्रॉब्लम। राइट, तो सर जैसे आपने बोला कि फोकस इज द मेन, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बट आज की लाइफ में इतनी सारी चीजें हैं ना लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब फोन है, इंटरनेट है, और मतलब सोशल मीडिया है, तो कैसे कोई पर्सन मतलब डिस्ट्रैक्टेड ना हो और फोकस को कर सके? देखो यार, बहुत सिंपल तरीका है। मैं तो सोशल मीडिया पे आज से कुछ समय पहले एक वीडियो भी डाला था, सोशल मीडिया जैसे कैसे आपको बर्बाद करना है। मतलब मैं खुद सोशल मीडिया पे हूँ तो ये पैर कुल्हाड़ी मारने जैसा ही है, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर थोड़ा सा खून मेरा निकलता है और कुछ लोग ठीक होते हैं। तो 9-9 घंटे का स्क्रीन टाइम है यार, देखो मतलब हद ही पार हो रखी है, 9 घंटे कतई हद पार हो रखी है। सही बात है। 9 घंटे आदमी रील निपटा रहा है यार, ये कोई तरीका थोड़ी है। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ अच्छा है हमारे दौर में सोशल मीडिया नहीं था जब हम अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे। अगर उस दौर में इंस्टाग्राम होता तो शायद नहीं कमा पाते। मतलब ये एक ऐसी हैबिट है, ये ऐसा नशा है जो छूट ही नहीं सक रहा। तो आपको एटलीस्ट ये अपने आप को वादा करना पड़ेगा कि ये आपको सिर्फ बर्बाद करना है। आपके लिए सपोर्ट सिस्टम 1% है, 99% सपोर्ट। क्योंकि जो भी आप, मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अरे मेरा तो बिजनेस है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं तो अर्निंग होती है वहां से, आप कहीं को देख रहे हो? ठीक है, आप देखो, आपको अच्छा लगता है मुझे सुनना या आपको सुनना, या और भी बहुत सारे स्पीकर है, अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन एक टाइम फ्रेम है कि आधा घंटा सुन लीजिए, 45 मिनट्स का पीरियड होता था, 40 मिनट सुन लीजिए, 1 घंटा सुन लीजिए, दैट्स इट। अब 9 घंटे थोड़ी ना तू मुझे सुनता रहेगा, वैसा मैं क्या सिखा दूंगा जो 9 घंटे तू मुझे सुन रहा है, या मेरे जैसे और स्पीकर्स को सुन रहा है, या और भी बहुत सारी एक्टिविटी में हो। 9 आवर्स इज अ मैसिव टाइम स्पैन यार। आप मान के चलो ना, आपकी जिंदगी का 40% जो समय है वो आप, और जो 40% लाइव समय है, 8 घंटा सोने का निकाल दो तो बचता ही कुछ नहीं। तो ये बहुत जरूरी है। आपको तो शायद आधे घंटे सुनते होंगे, बाकी पता नहीं क्या क्या सुनते हैं। नहीं, मुझे तो आधे घंटे भी नहीं सुनते होंगे। बाकी उसके बाद क्योंकि हमारा ना एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशन सबसे बोरिंग प्रोसेस है, एंटरटेनमेंट इज किंग, है ना। एंटरटेनमेंट, जब आप किताब पढ़ना हो तो 15 मिनट में आपको वासी आ जाएगी, आपको लगेगा टायर बाहर बदोबदी देख रहे हैं। लेकिन मूवीज देखनी हो तो 3-3 घंटे आप बिना पलक झपकाए देख सकते हैं। एंटरटेनमेंट चैनल जो है वो ज्यादा ग्रो करते हैं। क्यों? एजुकेशनल चैनल कम ग्रो करते हैं क्योंकि एजुकेशनल चैनल में वो बोरिंग, उसको लगता है यार ये क्या मुझे बता रहे हैं कि बुक पढ़, तू सुबह उठ और ये मुश्किल काम बता रहे हैं, मुश्किल काम बता रहे हैं। तो ये कारण है। तो मैं चाहता हूँ उनको दिन में एटलीस्ट ये फिक्स करना चाहिए कि मैं इससे ऊपर नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
और उसी में अपनी खुशी ढूंढूंगा बस। तो जैसा कि सर डिस्ट्रैक्शंस की बात हो रही है, अभी बहुत सारे लोग ऑनलाइन अर्निंग, ऑनलाइन चीज़ों में जैसे अभी बात हुई कि बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, तो कैसे ये लोग फर्क करें कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ जेन्युइन है, क्या चीज़ जेन्युइन नहीं है? क्योंकि जल्दी कमाने के चक्कर में हो क्या रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि लेजिटिमेट नहीं है या लीगल भी नहीं है, उसमें भी लोग चले जा रहे हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग के अगर हम बातचीत करें, क्योंकि आप 15 नहीं, आई थिंक 25 सालों से ऊपर का सफर आपका नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में है, तो आप बहुत गहरी समझ इसकी रखते हैं। देखो, इसमें दो बातें हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को एक सेकंड के लिए पीछे हटा जी, दो, मैं उसके बाद उसका जवाब देता हूँ। गेमिंग ऐप, ठीक है, गेमिंग ऐप लीगल है, राइट, लेकिन मॉरली ठीक है क्या? अगर आप कोई चीज लीगली ठीक कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो मॉरली भी ठीक हो। ठीक, तो हमने अपने लिए कुछ पैरामीटर बना रखे हैं। हमारे ऑफिस में दुनिया भर के मेल आते हैं कि आप गेमिंग ऐप प्रमोट करिए, आप क्या बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी प्रमोट करिए, बैटिंग ऐप प्रमोट करिए, और अंधाधुंध पैसा देने को वो लोग तैयार बैठे हैं ना। और अगर हम वो पैसा एक्सेप्ट कर लें तो हमको जो रोज मेहनत करनी है ना वो बच जाए हमसे, हमारी मेहनत भी बचती है, हमें रेवेन्यू भी ज्यादा आता है। लेकिन कुछ चीजों पे हमने बिल्कुल क्लियर है कि ये नहीं करेंगे का मतलब नहीं करेंगे, उसूल ये नहीं करेंगे। मतलब अगर मैं कुछ चीजें एक्सेप्ट कर लेता तो हो सकता है आज मैं 100, 120, 130 करोड़ रुपए शायद फालतू कमा लेता पिछले 7 साल में, जो मैंने नहीं कमाए। मतलब मेरी जो नेटवर्थ है या जो मेरा बैंक बैलेंस है वो 100 करोड़ रुपए प्लस हो सकता था अगर मैं कुछ चीजों के लिए हाँ बोल देता। ठीक, लेकिन मुझे और वो लीगली भी ठीक है, ऐसा नहीं कि वो लीगली गलत है, वो लीगली 100% ठीक है, लेकिन मॉरली गलत है। अब्राहम लिंकन बहुत बड़े लॉयर थे, ठीक है। अब्राहम लिंकन के पास एक आदमी गया, उन्होंने कहा कि आप मेरा केस फाइट करिए, राइट। अब्राहम लिंकन को उसने फाइल दी, लिंकन साहब ने फाइल देखी, लिंकन ने कहा आपकी फाइल मैंने पढ़ ली है लेकिन मैं आपका केस लड़ नहीं सकता। तो उसने क्लाइंट ने बोला क्या प्रॉब्लम है? तो बोला आपका केस टेक्निकली स्ट्रांग है, एथिकली वीक है। कि टेक्निकली तो आप बिल्कुल स्ट्रांग है, आप जीत जाएंगे, लेकिन एथिकली मॉरली ये बहुत कमजोर है। मैं जीत भी गया, जिंदगी भर मेरी सोच बोलती रहेगी लिंकन यू आर अ लायर, कोर्ट में झूठ बोल रहा था यार, और मैं उसके साथ ना फिर जी नहीं पाऊंगा पूरा का पूरा जीवन। मोरली मतलब सर अंदर की आवाज जो आपको, हाँ, अंदर हर किसी को पता है क्या सही है और क्या गलत है। ये तो कहना ही गलत है कि चोरी करना पाप है, मुझे तो पता ही नहीं है। ये हर व्यक्ति को पता होता है कि ये चीज गलत है और ये चीज सही है, फिर भी करता है वो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे पता है, मेरी कॉन्शियस मुझे कभी नहीं बोलती कि ये करना है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं हो सकता है 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए कम कमा के मरूं, लेकिन मेरी सोल को तसल्ली होगी कि मैंने अपने जो पैरामीटर बनाए थे मैंने कभी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करी और उनके साथ में गया नहीं। गेमिंग ऐप हो गया, आपका क्रिप्टो करेंसी हो गया, के नाम पे जो फ्रॉड बाजी चल रही है वो हो गया, और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमने मना कर रखा है कि हम ये नहीं करेंगे का मतलब नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब 28% जीएसटी है इसके ऊपर, तो लीगली तो आप ओके हो, लेकिन 18 साल 19 साल 16 साल 17 साल के बच्चे आप देख लो, भी शाम को आईपीएल चल रहा है, धड़ल्ले से घुसे हुए हैं उसके अंदर, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसको एंडोर्स कर रहे हैं। आपने बनाया एक वीडियो भी, आपने उसमें बोला भी है। मतलब ये कोई तरीका थोड़ी ना यार, मुझे तो कभी कभी कुछ लोगों को देखकर लगता है कि यार ये लोग क्यों कर रहे हैं यार, इनके पास क्या कमी है पैसे की यार, राइट। और ये पैसा साथ तो लेके जाएंगे नहीं, पैसा भी यहीं छोड़ के जाएंगे, लेकिन ये जो इंजेक्शन लगा के जाएंगे ना यार लोगों को, वो इंजेक्शन से तो बच्चे इकोनॉमिकली भी पुअर ही पैदा होंगे, क्योंकि किसी बच्चे में तो मेहनत, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ 5 साल सड़क पे जाओ, धूल खाओ, मेहनत करो, रिजेक्शन फेस करो, खाना मिले तो अच्छा बात, ना मिले तो अच्छा बात, टफ बनो। मैं थोड़ी ना कहता हूँ कि शाम को जाओ मोबाइल खोलो और रोज 5,000 रुपए कैसे कमाते हैं मैं आपको सिखाता हूँ गेमिंग ऐप के ऊपर, तो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ सड़क पे जाए, साल 2 साल 3 साल सड़क के धक्के खाए, धूल खाए, खाना मिले तो अच्छा, ना मिले तो अच्छा। वो जो पहले 5-7 साल का इम्यून सिस्टम है ना, उसकी जिंदगी बहुत शानदार बना देता है। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ, वो क्या कह रहा है कि आप शाम को 2 घंटा खेलो, वित्तीय जोखिम शामिल है इसके अंदर है, हम तो रिकमेंड करेंगे मत खेलो। अरे तो भाई तुम क्या चाह रहे हो, सच से बताओ, खेले कि ना खेले? और अगर ऐसे ही पैसे कमाने हैं तो यूनिवर्सिटी बंद कर दो, कॉलेज बंद कर दो, स्कूल बंद कर दो, तो ये तरीका सबसे बढ़िया है। फिर सब घुस जाते हैं इसके अंदर, आईपीएल 12 के 12 महीने चलाते हैं। अगर देश की इकोनॉमी इसी से सॉलिड होती है तो फिर बाकी काम करने इसमें जीतता खेलने वाला क्या है सर? इसकी दोनों ही आते हैं यार, दोनों ही आते हैं। जीतने वाला भी हार रहा है और हारने वाला भी हार रहा है, वो अलग तरीके से हार रहा है, जीतने वाला भी हार रहा है। अब देखो क्या है, सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि जब
आप ऐसा इमेजिन करो कि आपकी वो न्यूज़पेपर में ना जब कोई डेथ हो जाती है तो एक लिखी जाती है, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्डोलेंस हो गया जो भी वो लिखा जाता है ठीक, कि ये व्यक्ति जी 1,000 करोड़ का मालिक था या 2,000 करोड़ का मालिक था या 5,000 करोड़ का मालिक था। तो मैं चाहता हूँ जब हमारे बारे में अखबार में कभी खबर आए ना, तो ये ना लिखा जाए कि ये 1,000 करोड़ का मालिक चला गया है दुनिया से, लेकिन ये तंबाकू बेचता था, लेकिन ये शराब बेचता था, लेकिन ये गेमिंग ऐप में लोगों को घुसा दिया, नस्ल की नस्ल जनरेशन इसने तबाह कर दिया। मैं चाहता हूँ कोई अखबार ना बने, कोई हमारा बात भी ना करे, लेकिन ये धब्बा ना लगे कि जनरेशन को इन्होंने फायदा किया कि नहीं किया, नुकसान नहीं किया। राइट। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप सिर्फ अपनी वो लिखो और सोचो कि लोग आपके बारे में क्या पढ़ना चाहते हैं। कौन आदमी चला गया, आपके पास 10,000 करोड़ थे लेकिन आप तंबाकू बेचते थे, जिससे न जाने कितने हजारों लोगों को कैंसर हुआ। वैसा पैसा कमाना है, अपने को नहीं कमाना। कोई कमा रहा है तो नमस्कार है उसका, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अपन नहीं कर सकते, ना करेंगे। और जब जब मौका मिलेगा, आप जैसा कोई भाई पूछेगा वो ठोक के बोलेंगे कि नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल बहुत लोगों को गाइडेंस मिली होगी। अब इसमें एक और सवाल आ जाता है सर, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, जो कि आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है, बहुत गहराइयों में सर आपने लोगों को गाइड किया है। तो आजकल ऑब्वियसली नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कुछ अच्छी कंपनीज भी हैं, कुछ ग्रे मार्केट में भी चीज़ें होती हैं, तो कई लोगों के लिए बड़ी खराब इमेज होती है और कई लोग शॉर्टकट पैसा कमाने के लिए, आजकल मैंने तो देखा भी, अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने स्टेटस लगाया हुआ था, वो फॉरेक्स के बारे में आपका वीडियो था और आप बता रहे थे कि फॉरेक्स बहुत जबरदस्त है, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसी कंपनी कर रहा था जिसमें प्रोडक्ट फॉरेक्स है। तो मैनिपुलेट करके भी वीडियो को यूज किया जाता है। तो फॉरेक्स क्रिप्टो का इस्तेमाल करके जो कंपनीज आज काम कर रही हैं और बहुत लोग जल्दी पैसा कमाए, और उनको पता भी है कि दिस इज नॉट गुड, ये लंबा नहीं चलेगा, फिर भी लोग का पैसा वो उसमें इन्वेस्ट करवा रहे हैं, खुद भी लगे हुए हैं करने में। तो सर ऐसे चीजों से लोग कैसे बचें, क्या रेड फ्लैग्स हैं और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार देखो, मैं तो एक बार जानता हूँ कि जो आपको ये बोल रहा है ना कि मैं आपका 3 महीने में 6 महीने में पैसा डबल कर दूंगा, तो उसको सबसे पहले आरबीआई के पास जाना चाहिए और उसके बाद उसको बोलना चाहिए मेरे पास एक ऐसी स्कीम है सर कि आप जो जीडीपी 7% 8% की ग्रोथ दिखा रहे हो, ये छोड़ो फालतू फंड और ये बैंक वाले जो 7% 8% एफडी दे रहे हैं, ये सब फालतू फंड के लोग हैं। इनके पास जितना पैसा है ये सारा मुझे दे। देश में तो पैसा है ना, फंड है ना, बैंकों के पास बहुत सारा पैसा है, आपको एफडी में 7% 6% दे रहे हैं। लेकिन मेरे पास ऐसा एक चमत्कारिक कार्यक्रम मुझे मिल चुका है जो 3 साल में जो 3 महीने में और 6 महीने में पैसे को दुगना कर देगा। तो सरकार सारा पैसा उठा के उस महानुभाव को दे दे और सरकार को दुगना करके दे दे और सरकार लोगों में बांट दे और देश की गरीबी खत्म हो जाए। ये तो बहुत आसान तरीका है। मैं मान लेते मेरे पास एक फॉर्मूला है पैसा डबल करने का, तो मैं आपसे क्यों मांग रहा हूँ 1 लाख रुपए? सही बात है। मैं आपसे क्यों मांगूंगा? फिर तो मैं जाऊंगा ना उसके पास जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा, मैं उसको बोलूंगा भाई सारा पैसा मेरे को दे दो, मेरे पास एक फॉर्मूला है जिसमें 6 महीने में डबल हो जाता है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा। वो किसके पास जा रहा है? वो उसके पास जा रहा है जो खुद मंदबुद्धि है, जो अपनी खोपड़ी तो लगाएगा नहीं कि भाई ये कौन सा जादू है कि बैंक 8% दे रहा है, जिसमें आरबीआई का गवर्नर इन्वॉल्व है, दुनिया के सबसे बड़े बड़े दिमागदार लोग इन्वॉल्व हैं। जब म्यूचुअल फंड जैसी बड़ी से बड़ी कहानी भी 15% 16% से ऊपर का रिटर्न नहीं क्लेम करते कभी कभी, ये कैसे 3 महीने में 6 महीने में डबल कर देगा? लेकिन वो लालच है ना, तो लालच उसको लेके जाता है वहां पर पैसा लगवाने के लिए कि मेहनत करनी नहीं है और ये 3 महीने में डबल कर देगा। रेड फ्लैग नहीं है तो और क्या है? सोने का हिरन तो नहीं होता ना। सीता जी को दिख गया, राम जी ने मना किया, अरे नहीं होता सोने का हिरन, कह रहे नहीं मुझे लाना है। अब तो फंसे ना, फिर तो सोने का हिरन नहीं होता। अगर आपको कोई 3 महीने 6 महीने में डबल करने का लालच दिखा रहा है तो वो नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है। तो मत फंसो आप उस चक्कर में। तो सर जो ये लोग कर रहे हैं, जैसे कि अभी करने में लग जाते हैं, फिर लोगों का इन्वेस्ट कराते हैं, इसका अंजाम क्या है? अंजाम तो बुरा ही है यार। ये तो कुछ some people are very happy, they are earning good, लोगों का इन्वेस्ट करा के अच्छा पैसा आ रहा है, अभी तो खुश है। अंजाम क्या है? मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले? मैंने यही बोला कि बेटर ये है कि मैं कम पैसे कमा लूं, लेकिन मॉरली अपनी आंखों में आंखें डाल के बोल सकूं कि मैंने किसी का नुकसान करके पैसा नहीं बनाया, मैंने मेहनत करके पैसा बनाया। मतलब आप भी जीते, मैं भी जीता, राइट, सेट है मामला। ये भी जीते, आप भी जीते, मैं भी जीता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम तीनों में से आपके डूब गए और हम दोनों पैसा कमा गए, मेरे को ये समझ, यहाँ पर मेरे को थोड़ी सी तकलीफ है। राइट, या आप दोनों के डूब गए और मैं कमा गया, यहाँ पर मुझे तकलीफ है। कोई ऐसा बिजनेस जिसमें तीनों विन विन सिचुएशन में हो, वो ज्यादा अच्छा है कि हम तीनों थोड़ा सा कम कमाएं लेकिन तीनों विन विन सिचुएशन में हो। राइट। तो इसमें विन सिचुएशन में क्यों नहीं है सर? ऐसा होता क्या है? ज्यादातर ऐसी जो कंपनीज होती हैं इनके साथ क्या होता है, मतलब इस पे थोड़ा सा बताइए।
यार 3 महीने 6 महीने में कोई कैसा डबल कर देगा? ऐसा कौन सा जादू है किसी के पास? Right. आप ही का पैसा आप में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। मनी सर्कुलेशन वाली कितनी कंपनीज आई, कितनी बंद होगी। मैं तो नाम ले सकता हूँ, ना जाने कितनी सारी कंपनीज, पीके एशिया से लेकर और पता नहीं दुनिया भर की कंपनीज थी। कोई 10,000 करोड़ लेके भाग गई, कोई 15,000 करोड़ लेके भाग गई। फिर होता क्या, ये कंपनियां भाग जाती हैं, फिर आखिरी में नेटवर्क मार्केटिंग के लोग फंसते हैं और सबको लगता है कि सब एक ही जैसे होंगे, तो हम सारी जिंदगी दाग ही धोते रहते हैं कि नहीं भैया वो अलग है, अपन लोग अलग है। सही बात है। अभी नेटवर्क मार्केटिंग सर इवॉल्व हो रही है और सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें हैं, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, नेटवर्क मार्केटर्स हैं, उनको सर क्या मैसेज देंगे अगले 5 साल को ध्यान में रखते हुए, हाउ दिस इंडस्ट्री इज इवॉल्विंग, और आगे अगले 5 साल के अंदर इन लोगों को भी खुद अपने अंदर क्या बदलाव या चेंजेस लेके आके इस इंडस्ट्री को अगर परस्यू करना है, कैरियर बनाना है, तो क्या अब अप्रोच में बदलाव या दुनिया बदल रही है सर? मैं तो एक बार जानता हूँ यार, डायरेक्ट सेलिंग 5 साल 3 साल तो छोड़ दीजिए, कोई एक आदमी अगर अपना पूरा तन मन धन लगा के 1 साल भी उसको ढंग से डेवलप कर लेना, 1 साल भी, और नौकरी की तरह डेवलप कर ले कि मैं 12-14 घंटे रोज काम करूंगा ही करूंगा यार, और फिर वही बात की महबूबा की तरह प्यार करने लग जाए ना, तो 1 साल भी आपको लाइफ में बहुत अच्छा कर देता है। आप एक अच्छी इनकम पे पहुंच जाते हो, एक अच्छी ट्रस्ट वाली कंपनी के साथ, कि जिसका एक हिस्ट्री रहा हो, जिसका एक इतिहास हो, और जिसका मैनेजमेंट का एक इतिहास हो, जिसके प्रोडक्ट में जेन्युइनली दम हो, और प्रोडक्ट वो जो आप बिना डायरेक्ट सेलिंग के भी खरीद लेते, अगर डायरेक्ट सेलिंग नहीं होती तो भी आप वो सामान खरीद लेते, ऐसा कोई कंपनी, और वहाँ 1 साल 2 साल का भरपूर डेडिकेशन, मतलब डेडिकेशन का मतलब ये नहीं कि 2 घंटा 3 घंटा किया, डेडिकेशन का मतलब वही महबूबा वाला, सुबह से रात तक उसी का चेहरा, उसी से बातचीत, उसी से मिलने का चस्का, वैसा करके अगर आदमी 1 साल भी लग जाए तो मुझे लगता है बहुत आएगा उसके। तो 3 साल 5 साल वाली कहानी छोड़ दो, 1 साल हुआ। तो सर स्पिरिचुअलिटी आप बहुत जुड़े रहते हैं और बहुत सारी आपकी ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं, राइट, जो बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं और आपको सुनना भी पसंद करते हैं। तो आपका क्या इम्पैक्ट रहा है स्पिरिचुअलिटी से आपकी ज़िंदगी के अंदर, अगर उस पर कुछ बात हो सके? देखो सबसे अच्छी इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप में ना एक ठहराव लेके आ जाती है। ठहराव का मतलब आप में बहुत पेशेंस आ जाती है, और जैसा बता रहे थे ना कि क्या सही है क्या गलत है, पता सबको ही होता है, लेकिन अगर आप ऐसे अध्यात्म के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर आप इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू कर देते हैं। पता होना एक अलग बात है, उसको एग्जीक्यूट करना दूसरी बात है। तो स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर ठहराव लेके आती है, नो डाउट। दूसरा, आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, जो सही है, गलत है, गलत है। और मेरी ज़िंदगी में तो मैं जेन्युइनली बताता हूँ, और ये कोई मार्केटिंग कहानी नहीं है, कि अगर मेरी ज़िंदगी से स्पिरिचुअलिटी हट जाए तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा आज ही। मतलब मेरा जो छत टिकी हुई है ना, उसके जो 4 पिलर है ना, वो चारों स्पिरिचुअलिटी, 3 भी नहीं, चारों के चारों, 1 2 3 और 4। कैसे कोई व्यक्ति, जैसे आप आज स्पिरिचुअलिटी से इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं, आज हमारी कोई भी जनरेशन है, वो कैसे अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ सकती है जैसे आपने जोड़ा? देखो, सबसे अच्छा होता है ज्ञान हासिल करना, क्योंकि जब तक आपको ज्ञान नहीं होता ना, तो तब तक एहसास नहीं होता कि हम क्या छूट रहा है हमारे हाथ से। और उस ज्ञान का सबसे अच्छा सोर्स तो बुक्स ही है। स्टार्ट रीडिंग बुक्स, और बूंद बूंद से सागर भर जाता है। एक दिन में आप बुद्ध नहीं हो सकते, उनको 12 साल लग गए तपस्या करते करते, लेकिन 12 साल के बाद होता क्या है कि सिद्धार्थ बुद्ध बन जाते हैं, और फिर उनका नाम आज तक है, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक ही रहेगा। स्टार्ट लर्निंग, एटलीस्ट पहली डुबकी मारिए। पहले दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन स्टार्ट हो जाता है, शुरुआत हो जाती है। पहली डुबकी मारिए, स्टार्ट रीडिंग 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स। यही किताब है, स्पिरिचुअल बुक्स। कोई पर्टिकुलर बुक्स है? मैं तो कहता हूँ यार, रामायण से अच्छी कोई किताब इस दुनिया में नहीं है। तुलसीदास जी के रामायण है, आप पढ़ लीजिए। मुझे लगता है कि वही समझ लें आदमी पूरी, तो शायद वही जिंदगी छोटी पड़ जाएगी इसको पूरा समझने में। और अगर आप ढंग से, मैं बता रहा हूँ, अगर आप वो ढंग से पढ़ ले रहे हैं किताब, आपको कोई और बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं। उसके अंदर आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिलेगा, और आपको ये मालूम चल जाएगा कि हर सिचुएशन को हैंडल कैसे करा जाता है। कि जिंदगी में जब सिचुएशंस ऊपर नीचे होती हैं, उठापटक होता है, ऑब्स्टेकल, चैलेंजेस, टेंशन, नाटकबाजी, ये सब होती है, तो यू विल गेट एवरी आंसर उस किताब के अंदर। आप उसको सिर्फ पढ़ना शुरू कर दीजिए, 15 मिनट रोज का दे दीजिए, 24 घंटा। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी लोग सुन रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती है भैया,
15 मिनट पढ़ना शुरू कर दो और 1 साल के बाद चमत्कार देखना। अगर चमत्कार ना हो तो मेरा नाम बदल देना। लोग कहते हैं सर हमने तो रामायण कितनी बार देख ली है। मतलब यंग जनरेशन का क्या है, आजकल मूवीज इतनी ज्यादा बन रही है ना रामायण के ऊपर, आदि पुरुष कितनी बार देख रखी है ये हाँ। इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या सीखे ये इम्पोर्टेंट है, क्या इम्प्लीमेंट किया ये इम्पोर्टेंट। हाँ। देखना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो स्टोरी है ना, वो तो सभी को पता है हाँ। कि इसके बाद ये होने वाला है, वो तो सभी को मालूम है यार। क्या सीखे उससे पहली बार, क्या इम्प्लीमेंट किया दूसरी बार। इससे ऊपर भी एक बात बोलता हूँ कि रामायण जब मैं कॉलेज में था, जब पढ़ता था ना, जब मैं 98 में ग्रेजुएशन कर रहा था, अगर मैंने कंप्लीट किया, मैं तब भी पढ़ता था, तो तब मुझे रामायण जो समझ में आती थी ना, और आज उस बात के 25 साल के बाद जो मुझे समझ में आती है, सेम स्टोरी को समझने में मेरा मेंटल लेवल ही चेंज हो गया। भाई मैं 98 में तो इस मेंटल लेवल के साथ नहीं था ना, आज मेरा जो मेंटल लेवल है वो 25 साल पहले तो नहीं था। स्टोरी तो सेम थी, स्टोरी 98 में भी वही थी, 2024 में भी यही रामायण की स्टोरी होगी और 2048 में भी यही होगी। लेकिन 2048 में जो मेरा मेंटल लेवल होगा किसी भी बात को समझने का, वो बहुत अलग हो चुका होगा। तो वही कहानी मुझे कुछ और समझा देगी, वही कहानी मुझे कुछ और सीख दे देगी, कहानी की वजह से नहीं, राइट, मेरी अपनी सोच की वजह से। राइट। तो हो सकता है ना आपने कहानी 5 साल पहले पढ़ी हो, आपको कुछ समझ ना आया हो, लेकिन वही कहानी अगर आप आज पढ़ते हैं ना, क्योंकि आपका मेंटल लेवल चेंज हुआ पिछले 5 साल के अंदर, तो आप उसी बुक्स में से कुछ और निकाल के ले जाएंगे, और अगले 5 साल के बाद वही बुक आपको कुछ और निकाल के। सही बात है। तो सर एनी लाइफ लेसन फ्रॉम आवर स्पिरिचुअल हीरोज लाइक राम, कृष्णा, बुद्धा और हनुमान, कोई भी ऐसा लाइफ। मैं इन चारों के ऊपर कम से कम 4-4 घंटे बोल सकता हूँ। आप बताओ कौन सी और सुनना है? जो दर्शक सुनना चाहे, जो दर्शक तो कहेंगे चारों को सुनाओ 4-4 घंटा। देखो वो तो सर राम, आपका चैनल है सोनू शर्मा देखो स्पिरिचुअल। राम जी, कृष्ण जी, बुद्ध जी और आपने नाम लिया हनुमान जी, है ना। तो मेरे पास तो बहुत है बताने के लिए यार। सबसे पहले अगर मैं राम जी की बात करूँ ना, तो उनसे एक ही चीज़ हम सबको सीखनी चाहिए, क्या? और वो है सिर्फ और सिर्फ कि कथनी और करनी आदमी की अलग अलग नहीं होनी चाहिए। राइट। बात तो बड़ी छोटी सी है, लेकिन इसके अंदर ना मेरे ख्याल से 100, 200, 500 बुक्स घुस सकती हैं। मतलब 500 बुक्स पढ़ने के बाद भी अगर आपकी कथनी और करनी अलग अलग है, तो उन बुक्स को पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है। राम जी की सबसे अच्छी खास बात है कि वो जो कहते हैं वही करते हैं। आप देखो हमारे यहाँ पर ना अनसक्सेसफुल लोग ज्यादा पाए जाते हैं। राइट। हमारे यहाँ क्या पूरी दुनिया में अनसक्सेसफुल लोग ज्यादा है। कारण अनसक्सेसफुल लोग होने का सबसे बड़ा कारण ये है, डायरेक्ट सेलिंग में भी या और अलग अलग बिजनेस के अंदर भी, कि लोगों की कथनी और करनी अलग है। लीडर पे ट्रस्ट नहीं होता लोगों को जब वो कहता कुछ है और करता कुछ है। ठीक। अब जैसे वो कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, भौंकने वाला कुत्ता काटता नहीं, जो मटका आधा भरा है ना वो आवाज ज्यादा करता है, और जो पूरा भरा है उसमें आवाज कम होती है, और खाली तो बचता ही रहता है फिर सारा। तो राम जी में क्यों, मतलब लोग इतने क्यों राम जी के दीवाने हैं? मतलब वो हमेशा ट्रेंडिंग है। वो इसलिए दीवाने हैं कि उन्होंने जब कहा ना, उसको करके दिखाया जाए। मैं पढ़ रहा था तो विभीषण को भगवान राम ने लंका का राज दे दिया। विभीषण जब राम जी के पास आया रावण को छोड़कर, तो कहते हैं कि भगवान राम ने उनको राज तिलक कर दिया और बोला कि लंका का राजा तू है। उसको लंकेश कह के पुकारा, राइट, वचन दे दिया उसको। ठीक है। तो लक्ष्मण जी ने रात में भगवान राम से कहा कि आपने तो उसको राजा बना दिया, मैं उस वक्त तो कुछ कहा नहीं, लेकिन अब मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। तो राम जी ने बोला पूछो। बोला आज तो ये आया है, कल रावण ही अगर आ गया फिर क्या करोगे? भाई आज ये इसने बोल दिया कि भाई गलती हो गई, चलो। अगर रावण ही कल आ गया कि बोला भाई चलो ठीक है भाई मुझसे गलती हो गई, फिर क्या करोगे? राजा तो अब ये बन गया। तो राम जी बोलते हैं कि वचन तो मैंने दे दिया, तो अब लंका का राजा तो विभीषण ही बनेगा। लेकिन अगर रावण आया और ऐसा स्थिति बना, तो जो अयोध्या का राजा भरत है उसको जंगल भेज दिया जाएगा और रावण को मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा। लेकिन लंका का राजा अब विभीषण ही बनेगा, क्योंकि मैंने इसको ऐसा वचन बोल दिया। सारा का सारा खेल कथनी और करने का है। देखो समझने की कोशिश करो। चाणक्य को लोग इसीलिए मानते हैं क्योंकि चाणक्य की कथनी और करनी अलग अलग नहीं थी। चाणक्य के पिता चणक, जो नंदवंश मतलब जिनकी बैर था आपस में, तो नंद ने उनके पिता को टांग दिया।
तो उन्होंने बचपन में ही अपने आप को एक वादा किया कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं यार, ये पूरी व्यवस्था मैं पूरी व्यवस्था बदल दूंगा। और ये वादा किसी और से नहीं किया, ये खुद से ही किया। कोई ऐसा थोड़ी ना कि मीटिंग बैठी थी, उसने बोला था मैं ऐसा कर दूंगा, नहीं, उसने खुद से वादा किया कि मैं एक दिन ये पूरी व्यवस्था को चेंज कर दूंगा। और वो दिन आया, उसने चंद्रगुप्त को मौर्य राजा बना दिया, मौर्य वंश की स्थापना कर दी और नंद का नामो निशान उसने मिटा दिया। क्यों लोग इन लोगों को मानते हैं? क्योंकि इन्होंने जो कहा ना वो किया, सो कर दिया। एकलव्य को द्रोणाचार्य ने बोला तुझे नहीं सिखाता, तुझे नहीं सिखाता। क्यों? क्योंकि तू राजपुत्र नहीं है, मैं राजपुत्र को सिखाता हूँ। एकलव्य ने अपने आप से वादा किया ये कोई बात नहीं, आप जिसको सिखा रहे हो ना, मैं उससे बेहतर आपको बन के दिखाऊंगा। और एक दिन आया कि एकलव्य अर्जुन से बेहतर धनुर्धर बन के। इन लोगों को क्यों लोग याद करते हैं? क्योंकि इनकी कथनी और करनी। गांधी को लोग याद करते हैं, क्यों याद करते हैं? वो कहते हैं ना कि ट्रेन से अंग्रेज ने फेंक दिया, इसने बोला तुमने ट्रेन से फेंका, मैं देश से बाहर फेंक दूंगा। जो कहा वो किया, ये नहीं कि भूल गए, सब कर दिया। मतलब ऐसा नहीं कि वो कहते हैं ना कि गांधी के पास एक हस्बैंड वाइफ आए और कहा कि मेरा बेटा मीठा बहुत खाता है, आप उसको मना करें कि मीठा नहीं खाना चाहिए। तो उसने बोला ठीक है, 1 हफ्ते के बाद आइएगा। 1 हफ्ते के बाद दोबारा आए तो गांधी ने उनके बेटे को कहा बेटा मीठा नहीं खाना चाहिए। तो पति पत्नी ने बोला हफ्ता पहले बोल देते भाई साहब। बोला 1 हफ्ता पहले मैं खुद खाता था, तो मैं कैसे बोल देता? राइट। तो अब मैंने छोड़ दिया खाना 1 हफ्ते से, तो मैं अब कह सकता हूँ राइट कि कथनी और करनी अलग अलग नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है लोग वो नहीं करते जो आप उनको कहने को बोलते हैं, वो करते हैं जो आपको करते हुए देखते हैं। ठीक, तो ये सब लोग, और राम जी खास तौर पर, इनका कथनी और करनी एक सा था, इसलिए लोग इनको आज पूछते हैं। भगवान कृष्ण की तो अनेकों कहानियां हैं, मतलब एक कहानी नहीं है, अनेकों कहानी है। रिसेंटली मैं एक ट्रेनिंग में बता रहा था कि कर्ण जब कृष्ण से मिले युद्ध से पहले, तो कर्ण ने बहुत विलाप किया कृष्ण के आगे। क्या विलाप किया? कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। केशव क्या बुरा हुआ? बोला मेरी माँ ने जन्म लेती मुझे छोड़ दिया, मेरा तो कोई कसूर ही नहीं था। जब मैं विद्या हासिल करने गया तो गुरुओं ने विद्या देने से मना कर दिया, मैं शुद्ध पुत्र हूँ ऐसा बोल के। मैं राजकुल से नहीं हूँ। सीता के स्वयंवर से और द्रौपदी के स्वयंवर से मुझे अपमानित करके भगा दिया गया। मेरा तो कोई कसूर ही नहीं था, हर जगह मुझे नीचे दिखाया गया, ये वो। तो कर्ण विलाप कर रहे हैं। तो कृष्ण क्या जवाब देते हैं? कृष्ण कहते हैं यार तेरी कहानी तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो जन्म ही जेल में हुआ था, और मैं तो एक दिन का भी नहीं था, माँ बाप से दूर कर दिया गया। जहाँ गया वहाँ गोबर उठाता था, वहाँ गाय चराता था, ठीक। और मेरा सगा मामा मेरी जान का दुश्मन था, हर दिन मुझे मारने के बारे में सोचता था। हैं? तकलीफें तेरे साथ क्या? तकलीफें तो मेरे साथ तुझसे कहीं ज्यादा थी। लेकिन कर्ण के साथ दिक्कत क्या थी ना, उसका पास उससे निकला ही नहीं कभी, और कृष्ण अपने पास में फंसे ही नहीं कभी। राइट। कर्ण हमेशा पीछे की तरफ देखते रहे, रोते रहे, कृष्ण हमेशा आगे की तरफ देखते रहे। कृष्ण में एक चीज थी जो कर्ण में नहीं थी, और कृष्ण में वो थी एक्सेप्टेंस। उन्होंने एक्सेप्ट कर ली नहीं थी कि ठीक है यार ऐसा है तो ऐसा ही सही है। लेकिन कर्ण अपनी नियति एक्सेप्ट नहीं कर सका और रोता ही रहा। मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। ये ज्यादातर लोगों के साथ होता भी है कि वो पीछे ही पास में, मतलब उनका पास उनको ऐसा चिपकाए रखता है कि वो भविष्य में देख ही नहीं पाते। कृष्ण ने बोला ठीक है ना, हो गया तो हो गया, ठीक है अब आगे चलते हैं यार, कब तक लेके रोते रहेंगे इसको। तो कृष्ण ने कहा रोना नहीं है यार, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। और बुद्ध से तो बहुत कुछ सीखने को है। बुद्ध में जो सबसे अच्छी चीज थी वो थी कम्युनिकेशन स्किल्स। मतलब मैं अपने प्रोग्राम में भी, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल का कितना बड़ा रोल है। तो कम्युनिकेशन स्किल का बहुत बड़ा रोल है। मतलब आपकी बातें ही तो हैं जो लोगों को जान देने के लिए मजबूर कर देती हैं। मतलब कोई किसी के कहने से जान तक दे देता है, ले भी लेता है। सिर्फ और सिर्फ खेल बातों का है ना, कि जब वो बुद्ध गए उंगली माल की तरफ, तो उंगली माल दूर से आते बुद्ध को देख के बोलता है कि तू रुक जा, तू मेरे पास मत आ, मैं तुझे मार दूंगा, मैंने 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया है, तू सन्यासी मेरे पास मत आ, तू रुक जा। तो बुद्ध की शब्द देखो यार, बुद्ध ने कहा मैं तो बहुत समय पहले रुक गया, तू कब रुकेगा। क्या थे शब्द, लेकिन एक शब्द के उच्चारण से उसके हाथ में जो खड़क थी वो हाथ से गिर गई। बुद्ध पलटे और वो उसके पीछे पीछे आता गया, बुद्धम शरणम गच्छामि बोलता बोलता। पावर ऑफ वर्ड्स कि मैं तो बहुत समय पहले रुक गया यार, तू कब रुकेगा।
तो बुद्ध के पास तो मतलब कमाल की शब्दावली थी, मतलब कम में बहुत कुछ कह देने की ताकत थी। और वही लोग जीवन में कामयाब होते हैं जिनकी स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी होती है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी स्पीकिंग स्किल के कारण ही वो लोग आज उस लेवल तक पहुंच गए। फिर जब 12 साल के बाद लौट कर आए तो यशोदा जो उनकी वाइफ थी, उसने दरवाजा खोला, उन्होंने नॉक किया भिक्षा मांगने के लिए, अपना ही घर चुना, मैं भिक्षा मांगूंगा। तो यशोदा ने दरवाजा खोला, रात को सोते हुए छोड़ के चले गए, तो बहुत गुस्से में थी कि तुम मुझे बता के नहीं गए और मुझे ऐसे बीच में छोड़ के चले गए। तो उन्होंने कहा यार मैं तुझे बता के जाता तो मुझे जाने देती। अब फिर उनका दोनों का बड़ा गजब संवाद है, मतलब दोनों की जो बातचीत है वो बहुत लंबी है। तो यशोदा ने बोला कि क्या करने गए थे जंगल, 12 साल के बाद लौट के आए हो? बोला कुछ अद्भुत होके आया हूँ, कुछ अद्भुत होके आया हूँ। जब मैं गया कुछ कोई और था, लेकिन लौट के कुछ और आया हूँ, तो ध्यान से देख मुझे, मैं वो नहीं हूँ जो गया था। तो यशोदा ने बोला मिला क्या? बोला वो मिल गया जिसकी कल्पना भी नहीं थी। यशोदा बड़ा गजब सवाल पूछती है, बोला जो खोजने जंगल गए थे वो घर में नहीं था? जो खोजने भाई तुम जंगल गए थे वो घर में नहीं था क्या? तो बुद्ध बोले घर में भी था। बोला पर जंगल क्यों गए? बोले जंगल जाके तो पता चला कि घर में। राइट। जंगल जाके तो समझ में आया कि जिसको खोजने जंगल गया था वो तो घर पे ही है, लेकिन ये बात घर में समझ में नहीं आई, इसके लिए 12 साल लगे। तो सर कैसे अफेक्टिव कम्युनिकेटर बने जो लोग अफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं? बहुत सारी चीजें हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स एक बहुत बड़ा वास्ट चैप्टर है, उसमें बहुत सारे पैरामीटर हैं। मतलब तुरंत अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे बड़ा पैरामीटर है कि कौन कह रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट। कि लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति कह रहा है उसकी खुद की क्रेडिबिलिटी कितनी है। राइट। द्रोणाचार्य को मारने के लिए भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तू जाके बोल कि तेरा बेटा अश्वत्थामा मारा गया। इतनी बड़ी महाभारत में हजारों लोग लड़ रहे हैं, लेकिन कृष्ण ने युधिष्ठिर को बोला कि तू जाके बोल कि तेरा बेटा अश्वत्थामा मारा गया। राइट। खुद भी नहीं कहा, क्योंकि द्रोणाचार्य को पता था उसको पता था कि मेरी बात पे पता नहीं भरोसा करेगा कि नहीं करेगा। अर्जुन ने भी नहीं कहा, अर्जुन से मतलब किसी से नहीं कहलवाया कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर को तू जाके कह कि अश्वत्थामा मारा गया। राइट। तो अश्वत्थामा मारा गया ये कृष्ण ने खुद भी नहीं कहा, क्योंकि कृष्ण को ये बात पता थी कि बात मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी डिपेंड करता है कि कौन कह रहा है। हाँ, सही बात है। तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा कि नहीं, उसके लिए ये डिपेंड है कि वो कम्युनिकेशन कर कौन रहा है, क्या कह रहे हो उससे ज्यादा जरूरी है कौन कह रहा है, उसकी खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है। सही बात है। भाई मैं खुद शराब पीता हूँ और बेटे को बोलूँ शराब नहीं पीनी चाहिए, तो पिता बोलेगा आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी नहीं है। सही बात है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। अब उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी गजब थी ना कि उन्होंने ट्रस्ट किया 2 सेकंड से पहले और सब कुछ छोड़ दिया। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहते हो तो आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है। मैं सर इसमें खुद भी मेरा पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स रहता है, 1 महीने का कोर्स रहता है, और मैं पहले डिस्क्लेमर ये देता हूँ कि 1 महीने के कोर्स में आप कोई पब्लिक स्पीकर नहीं बन जाएंगे जब तक कि इन बातों का आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो मैं टास्क देता हूँ बहुत सारे करने के बाद भी, तो जब वो लोग करते हैं तब उनके अंदर इंप्रूवमेंट आता है। कोई कोर्स वगैरह से किसी के अंदर ऐसा कोई खास अरे यार वो एक दिन का कार्यक्रम ही नहीं है, बहुत लंबा मैं तो 1 साल पुराना वीडियो देखता हूँ अपना, तब भी मुझे गुस्सा आता है अपने ऊपर कि मैं कितना खराब बोल रहा हूँ यार, मुझे तो बहुत जगह ठीक करना चाहिए था अपने आप को। और मुझे ये भी यकीन है कि जो मैं आज बोल रहा हूँ मुझे 1 साल के बाद लगेगा यार इसमें बहुत सारी चीजें मुझे ठीक करनी चाहिए थी। राइट। तो किसने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहा जा रहा है बात कहाँ कही जा रही है, जो स्थान प्लेस है ना उसका बहुत बड़ा रेलिवेंस है। मान लेते हैं कि मैं एक 22 साल का लड़का होता और मुझे किसी गर्लफ्रेंड को अपनी प्रपोज करना होता है, तो मैं उसको कहाँ कहता है ये बात। 2 जगह है, एक तो मैं कैंडल लाइट डिनर में उसको एक माहौल बनाता, एक बढ़िया मतलब मौसम बनाता और वहाँ अपनी बात को रखता। एक मैं उसको बोलता चलो शमशान घाट चलते हैं, रास्ते में शमशान घाट पड़ रहा है, यही तुझे कुछ कहता हूँ। तो कौन कह रहा है कि बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो बात को कहाँ कहा जा रहा है। प्लेस का बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही बात भी गलत जगह बोलने से गलत हो जाती है, और कभी कभी हल्की फुल्की बात भी सही जगह पर बोली जाए तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। वही बहुत बात है ना, आप मार्केटिंग में रोज सिखाते हैं कि 20 रुपए की बोतल सड़क पे बिकती है, लेकिन वही बोतल 200 रुपए की बिकती है होटल के अंदर। ये सिखाते हैं ना रोज बहुत सारे लोग, है ना। तो जगह का बहुत बड़ा रोल है। तो किसने कहा ये इंपॉर्टेंट है
किस जगह पे कहा, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा कि आप अपनी बात किस व्यक्ति से कह रहे हैं, आपको उसके हिसाब से अपनी बात को बोलने आना चाहिए। 4 साल का बच्चा पूछता है कि ईश्वर होते हैं कि नहीं, तो उसको जैसा समझाया जाएगा, 40 साल का बच्चा अगर ये सवाल पूछेगा तो उसको वैसे नहीं समझाया जाएगा। सवाल एक ही है, 4 साल का बच्चा पूछ रहा है बताओ भगवान होते हैं, तो बाप बड़े हल्के फुल्के अंदाज में एक आध छोटा सा उदाहरण देके शायद अपने बेटे को सेट कर देगा। लेकिन 40 साल का अगर कोई विद्वान पूछेगा कि क्या ईश्वर होते हैं, तो उसको उस भाषा में नहीं समझाया जाएगा जैसे 4 साल के बच्चे को समझ, उसके लिए कुछ और बातें कही जाएंगी। सवाल एक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सवाल कौन पूछ रहा है और किसको आप एड्रेस कर रहे हैं, ऑडियंस क्या है आप। कभी कभी लोगों के पास एक ही टेप रिकॉर्डर होता है, वो टेप रिकॉर्डर किसी के सामने से वही बज रहा है उसके आगे, अब उसको यही नहीं पता कि उस ऑडियंस के सामने ये बात करनी है कि नहीं करनी है। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने कहा, कैसे कहा और कहाँ कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ऑल्दो ये बहुत लंबा कम्युनिकेशन स्किल का एक बहुत बड़ा, मैं जब सोचता हूँ तो बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको जब भी कुछ कहना है तो उससे पहले आपको सुनना आना चाहिए। राइट, गुड लिसनर। आप कहोगे कैसे, मतलब बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसलिए सुनते हैं कि ये बोलना बंद करे तो मैं अपने टेप रिकॉर्डर बजा दूं। मन में ये चल रहा होता है, दिमाग में उसको वो क्या कह रहा है वो तो सुन ही नहीं रहे, है ना। तो एक आदमी ने संता को कहा कि तेरी बेटी 100 माले से गिर गई है, तो उसके गम में वो कूद गया, अरे यार मेरी बेटी 100 माले से गिर गई तो मर चुकी है यार। तो वो खुद भी कोई बहुत ऊपर माले में था, वो कूद गया और आधे रास्ते पे याद आया उसको, अरे मेरी तो कोई बेटी नहीं है। मतलब इतना तुरंत उसने रिएक्ट किया, आधा आगे उसको, अरे मेरी तो बेटी नहीं है यार। तो थोड़ा सा और नीचे आया, बोला मेरी तो शादी भी नहीं हुई। तो जब तक नीचे आया तो बोला वो खेल हो गया। अरे भाई तू सुन तो ले यार। गुड, आपको रिप्लाई करना है किसी को, यू शुड लिसन फर्स्ट एंड लिसन वेरी केयरफुली। राइट, कि सामने वाला जो कह रहा है ना, आप उसके बाद ध्यान से सुने, तब आप उसको अच्छे से आंसर कर पाएंगे। ना बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे लिसनर ही नहीं है, अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं। कोई भी आदमी अच्छा लिसनर नहीं बनना चाहता। और वो कहते हैं ना कि 2 साल लग जाते हैं ये समझने के लिए कि कैसे बोलना है, पूरी जिंदगी लग जाती है ये समझने के लिए क्या नहीं बोलना है। सही बात है। तो स्पीकिंग तो अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है यार। स्पीकर, मतलब आप देख लो जितनी भी रेवोल्यूशन हुई है इस पूरी दुनिया के अंदर, उसका ट्रिगर किसी स्पीकर के हाथ में था। राइट, जैसे कि दुनिया की जितने आप गांधी से उठा के, आप विवेकानंद से उठा के देख लो, जितनी भी रेवोल्यूशन हुई है इस दुनिया में, नेल्सन मंडेला उठा के देख लो, उनका ट्रिगर किसी ऐसे आदमी के हाथ में था जो खुद एक बहुत शानदार स्पीकर था। हिटलर। जो स्पीकर अच्छा नहीं है तो वो रेवोल्यूशन ला ही नहीं सकता। मतलब आपको कितना अच्छा ही लगता हो, आपके मन में कितने अच्छे ही विचार हो, अगर आपको उसको प्रेजेंट करना ही नहीं आता ना, तो उस विचार का करोगे क्या? मतलब महात्मा गांधी वाज लीडर पार एक्सीलेंस। उस दौर के अंदर मैं बोलता हूँ जब व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर नहीं था, लाखों लोग गांधी को सुनने जाते थे। गैदरिंग कैसे ही वाज अ स्पीकर पार एक्सीलेंस, और वो उनके शब्दों में ताकत थी। एक लेडी, मैं किताब पढ़ रहा था M.K. गांधी, एक लेडी उनके पास आई कि मिस्टर गांधी, आई वांट टू मैरी यू, आई एम इन लव विद यू, आई वांट टू। बहुत खूबसूरत थे, बैरिस्टर थे। तो गांधी ने बोला मेरे पीछे मेरा भाई आ रहा है, मुझसे बहुत खूबसूरत है, मुझसे बहुत टैलेंटेड है, आप उससे शादी करें। तो लेडी ने पीछे देखा, तो लेडी ने बोला वहां तो कोई नहीं है। बोला अगर आप मुझसे प्यार करती होती तो पीछे देखती ही नहीं। सही बात, सही अगर आप मुझसे प्यार करती होती तो पीछे देखती नहीं। सी द पावर ऑफ अ मैन, क्या कम्युनिकेशन स्किल, क्या तुरंत रिएक्ट, मतलब बात को जवाब देना, इन लोगों ने रेवोल्यूशन लेकर आया। इनको पता था हाउ टू आंसर, जवाब कैसे देना है और क्या परफेक्ट जवाब देना है किसी को। 200 साल की लड़ाई थी, कोई ऐसे कोई छोड़ के जाने वाला तो नहीं था ना आपका देश। इन लोगों के हाथ में ट्रिगर था। तो स्पीकर, जितने भी लोग दुनिया में रेवोल्यूशन हुए हैं, उनका ट्रिगर हमेशा ही देखना, आप चेक कर लो किसी अच्छे स्पीकर के हाथ में। सारे हो गए सर, हनुमान जी रह गए हमारे, बजरंगबली। हनुमान जी भी तो हमारे इतने सारे बना दिए जो कि बहुत ही कम है अभी भी, और उनसे तो बहुत कुछ सीखने को है यार, एक नहीं अनेकों बातें सीखने को। मतलब मैं तो कल ही पढ़ रहा था, कल मुझे हनुमान जी के बारे में एक नई बात पता चली। कल मैं कहीं पढ़ रहा था कि वो बहुत अच्छे संगीतकार भी थे। अच्छा, ये कल मैंने पढ़ा कि उनकी संगीत की जो ज्ञान और नॉलेज थी वो बहुत बड़ी थी।
ओके। मैं तो सोचता हूँ यार कि हम लोग कितने लल्लू हैं, हम सोचते हैं हमें सब पता चल गया। भगवान कहते हैं सुन एक और नई चीज बताता हूँ तेरे को अपने बारे में। तो बहुत सारी उनमें तो बहुत ही अच्छाइयाँ हैं यार, और उनकी तो अच्छाइयों की कोई कीमत ही नहीं है। सबसे बड़ी बात मुझे एक ही लगती है कि उनको वो ग्रेटिट्यूड वाले एक अच्छा देवता शिष्य है, ग्रेटिट्यूड वाले देवता है। मतलब वो एक ऐसे दास हैं जो खुद देवता बन गए। मतलब दुनिया में तो कोई ऐसा दास नहीं है ना जो खुद देव बन गया हो। और उनमें बहुत कमाल की बात है वो है ग्रेटिट्यूड। मैं फॉर एग्जांपल अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक्सटेंशन बोर्ड पड़ा है, राइट। एक एक्सटेंशन में 8-10 पावर पॉइंट मतलब पावर प्लग लगे हुए हैं, राइट। जहाँ आप 8-10 जगह आपने 1 प्लग 2 प्लग 3 प्लग 4 प्लग ऐसे लगा रखे, ठीक है। अब एक्सटेंशन बोर्ड से उस 10 प्लग में तार जा रही है, राइट। कोई माइक के जा रही है, कोई कैमरा में जा रही है, कोई लाइट में जा रही है, कोई टीवी में जा रही है ना। अब एक्सटेंशन बोर्ड को अगर ये गलतफहमी हो जाए कि ये सब मेरी वजह से चल रहा है, तो एक्सटेंशन बोर्ड से बड़ा बुद्धू तो कोई नहीं है। सही बात है। एक्सटेंशन बोर्ड तो सिर्फ सप्लाई कर रहा है, सप्लाई पीछे से आ रही है, पीछे एक्सटेंशन बोर्ड की एक तार है जो कहीं और पावर पॉइंट में जा रही है। वहां अगर ऑफ हो जाए तो आप ये लाइट भी बंद हो जाएगी, ये कैमरा ही बंद हो जाएंगे, ये टीवी। तो बहुत जगह क्या होता है एक्सटेंशन बोर्ड को गलतफहमी हो जाती है कि ये सब चीजें मैं चला रहा हूँ। जैसे ही पीछे का स्विच बंद हुआ, हनुमान जी को ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है। उनको पता है कि मेरा काम एक्सटेंशन बोर्ड का ही है, पीछे राम जी की लाइट चल रही है। जिन्होंने बंद कर दी उस दिन, वो अपने आप में इतने बड़े देव हैं, लेकिन उनमें कभी भी अहंकार नहीं आता। वो कभी नहीं बोलते कि मेरे वजह से या मैंने ऐसा किया है। वो कहते हैं जो करता है वो पीछे वाला कर रहा है, मेरे को तो सिर्फ काम दिया गया है कि तूने ये करना है और तूने वो करना है। ग्रेटिट्यूड में रहने के क्या फायदे हैं सर? अरे फायदे ही फायदे हैं, नुकसान बताओ मुझे क्या है। क्योंकि लोग आज की डेट में ग्रेटिट्यूड बहुत लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते, कंप्लेनिंग मोड में ज्यादा रहते हैं। बहुत पुराना शेर है कि कैसे हसीन कमजर्फ ये गुब्बारे जो थोड़ी सी हवा में फूल जाते हैं और धरती से थोड़ा ऊपर उठते ही अपनी औकात भूल जाते हैं। नुकसान क्या होता है, ऐसी सक्सेस बहुत लंबे समय तक टिकती नहीं है। मतलब जिस दिन आपको ये एहसास होना शुरू हो जाता है ना कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ और इसलिए कर पा रहा हूँ, ये बहुत समय तक नहीं टिकता। मतलब जिन व्यक्ति और की अभी हम बात कर रहे हैं तो युग बीत गए ना, हनुमान जी को आए तो युग बीत गए, लेकिन आज भी आप और हम जैसे नालायक बच्चे उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं ना यार। कितने ऐसे लोगों को जानते हो जो सुपर टैलेंटेड थे, उनके जाने के अगले दिन भी कोई उनके बारे में बात करना पसंद नहीं करता। तो ये जो सक्सेस है ना विदाउट ग्रेटिट्यूड, ये लंबा नहीं चलता। बस ये प्रॉब्लम है इसकी। 5 साल की अवधि है किसी की, 8 साल की अवधि है किसी का, टाइम स्पेंड 9 साल का, 10 साल का, 15 साल का, खत्म हो जाता है, वो नीचे आ जाता है। बहुत सारे लोग हैं यार, आप देखो ना टीवी पे हर दूसरे दिन को एक स्टार बन जाता है, सोशल मीडिया पे हर तीसरे दिन को स्टार बन जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, साल 2 साल के बाद आपको व्यक्ति नजर नहीं आता। लेकिन जिसमें ग्रेटिट्यूड की भावना है वो 20 साल 30 साल 40 साल के बाद भी आपको दिखाई देगा, 50 साल के बाद भी दिखाई देगा। तो ग्रेटिट्यूड का ये फायदा है। और नुकसान ये है कि आपका टैलेंट है वेस्ट हो जाता है। और हमारे ऐसे कम टैलेंटेड लोग भी हैं, वो लंबे समय तक चले जाते हैं। 25 साल पहले भी लोग अपने को सुन रहे थे और खुशी की बात है कि आज भी सुन लेते हैं। अकल नहीं, समझ नहीं, तो ये सिर्फ जो थोड़ा बहुत ग्रेटिट्यूड की भावना है बस उसके कारण ही हो पाता है। तो मैं कहता हूँ जिसमें टैलेंट है अगर उसमें ग्रेटिट्यूड आ जाए फिर तो पता नहीं कैसे क्या कर सकते। नहीं सर, ये तो हम नहीं मानेंगे बिल्कुल कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसे ही नहीं। अरे नहीं यार, मैं तो जनरली बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है भाई। मैं तो कभी कभी रात को बैठ के सोचता भी हूँ तो कुछ नहीं है यार। भाई कुछ नहीं है यार, और भगवान ने इतना कुछ दे दिया यार। थैंक यू सो मच सर, अभी तक बहुत जबरदस्त डिस्कशन रहा है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वेरी एक्साइटिंग राउंड, दैट इज रैपिड फायर राउंड। सो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आपसे सर, और चाहेंगे कि उसका आंसर मिले हमें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट कीजिए। तो पहला सवाल है, कौन सी ऐसी ऐप है जो आप अपने फोन में सबसे ज्यादा यूज करते हैं? मेरे फोन में सबसे ज्यादा ऐप जो मैं यूज करता हूँ अभी तो इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम कितने घंटे? मेरा वर्किंग मतलब मेरा जो क्या कहते हैं एवरेज टाइम है, आप मेरा मोबाइल देखिए 3.5 से 4 घंटे का है। 3.5 से 4 घंटे। अच्छा, फेवरेट मूवी कौन सी है आपकी? मेरी फेवरेट मूवी है मुगले आजम। मुगले आजम के आसिफ मुगले आजम मास्टरपीस है यार, बहुत कुछ सीखने को है इस फिल्म से। मैं थोड़ा कितनी बार देखी आपने? मैंने कम से कम तो 15-16 बार देखी होगी। कम से कम बता रहा हूँ, थोड़ी इज्जत रख रहा हूँ अपने लोग बोले इतना खाली आदमी है। अच्छा, बहुत बार देखी मैंने। पहले ब्लैक एंड व्हाइट थी, फिर कलर्ड होगी तो वो देखी,
मैं मौका देखता हूँ तो मैं देख ही लेता हूँ। क्या बात है, ये तो मतलब ऐसी चीज है जो शायद किसी को नहीं पता होता। नहीं, बहुत लोगों को पता है। पता है? हाँ, बहुत लोगों को पता है। अच्छा, बीच या माउंटेन? बीच विद माउंटेन्स। बीच विद माउंटेन ये कहाँ मिलेगा? गोवा। गोवा। ओके। मॉर्निंग पर्सन और नाइट पर्सन? मैं सुबह जल्दी उठना पसंद करता हूँ। मैं रात को लेट तक मेरी बैटरी डाउन हो जाती है। 10:30 11 बजे बहुत लोग तक 2 बजे 3 बजे तक जागे रहते हैं। सबका अपना अपना शरीर है यार, सबकी अपनी अपनी लाइकिंग्स है। मैं ये नहीं कहता कि 2:30 बजे तक मत जागो रात को, जिसको जैसा सूट करता है। प्रोडक्टिविटी निकलनी चाहिए यार कुल मिला के। भाई डायरेक्ट सेलिंग में मुझसे लोग बोलते हैं कि क्या टाई लगा के जाएं, सूट पहन के जाएं कि ज्वाइनिंग निकलेंगी। मैं बोलता हूँ निक्कर में निकलती है तो निक्कर पहन के चला जा। जैसे प्रोडक्टिविटी निकलती है ना, डू इट यार। कोई फॉर्मूला नहीं है सक्सेस का। आपकी सोर्स मोटिवेशन का क्या है? मतलब आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, आपको क्या मोटिवेट करता है? यार मुझे तो ये इस काम से बहुत प्यार है यार एक्चुअली में। मतलब मुझे इस काम में बहुत मजा आता है। कौन से वाले काम में? कई काम है। बात करके लोगों से बात करके मजा आता है। लोगों का बेस्ट निकाल के। मतलब मुझे शुरू से अच्छा लगता है। मैं स्कूल में जब था 8th 9th में तो मैं न्यूज़ पढ़ता था अपने स्कूल के अंदर। और हमारा स्कूल इतना बहुत बढ़िया था क्योंकि माइक नहीं होता था, तो 400-500 बच्चे मेरे सामने बैठे रहते थे। तो मेरे ये चैलेंज था कि मुझे 500 बच्चों तक वो न्यूज़ की सारी कहानी पहुंचानी होती थी। माइक खराब रहता था हमारे स्कूल का। तो मुझे अच्छा लगता था कि मैं अपनी मतलब वो सुबह न्यूज़पेपर में नोट्स बना के पढ़ता था। तो वो शुरू से लोगों के साथ बात करना मुझे बड़ा पसंद है यार। और यही एक कारण भी है कि शायद मैं थक नहीं रहा इस काम से, मुझे मज़ा आता है यार। जब आप प्यार करते हैं किसी काम से फिर थकावट नहीं होती, फिर आपके लिए कोई काम नहीं होता, रूटीन है यार। मतलब अपना काम ही मोटिवेट करता है। हाँ मुझे अच्छा लगता है यार। मतलब मुझे लगता है कि हमारा काम यार बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखो शुभांशु, क्यों इम्पोर्टेंट है? ये एक सर्जन जैसा ही है यार। जैसे सर्जन किसी की सर्जरी करता है ना, ट्यूमर निकालता है दिमाग से, लेकिन सर्जन के पास सहूलियत ये है कि उसको एनेस्थीसिया दे सकता है वो। अब हमारे पास सामने बैठे हैं 2000 लोग, किसी के दिमाग में कोई ट्यूमर चल रहा है, किसी के दिमाग में कोई ट्यूमर चल रहा है, तो अपने को सब निकालने हैं एक साथ, वो भी बिना एनेस्थीसिया दिए। लेकिन मुझे लगता है कि 2000 लोगों में से अगर एक का भी निकाल पाए अपन अपने विजडम से, अपने वर्ड से, तो इससे अच्छा नेक काम ही कोई नहीं है यार। कि किसी की लाइफ आपके 2 शब्दों की वजह से बदल जाएगा, नोबल वर्क है यार। आप बहुत लोगों का डर निकालते हैं, आपको किससे डर लगता है? मेरे को डर किससे लगता है? मुझे वैसे तो ऐसा तो कोई पर्टिकुलर चीज करने से डर लगता है? ऐसा कोई डर वर वाला कार्यक्रम लगता नहीं कि मुझे किसी से डर लगता है। मैम से भी नहीं, पानी नहीं। हाँ, मैं झूले नहीं खा सकता। मुझे याद आ गया पूछा, जैसे वो गोल वाले झूले होते हैं ना, वो मेरे से नहीं खाए जाते। मतलब अगर आप मेरी बेटी है, जैसे वेकेशन पे चले गए तो वो स्विंग्स होते हैं ना, तो मैं नहीं करा था अपनी टिकट, तो मैं बोलता हूँ तू चली जाए यार। जैसे उस यूनिवर्सल स्टूडियो पे सिंगापुर में हुआ ना, वो क्या बोलते हैं उसको, रोलर कोस्टर। हाँ, तो मैंने कहा भैया मैंने कहा भाई पैसे भी दूं और मुसीबत भी दूं। तो मेरे को बहुत डर लगता है, मैं नहीं कर सकता। भयंकर डर लगता है। मतलब वो गोल वाले अच्छा वो तो फिर भी बहुत खतरनाक है। मैं गोल वाले जो छोटे से गली मोहल्ले में आते हैं जैसे आते थे वो, मैं तो वो भी नहीं कर सकता। मुझे उसमें बहुत डर लगता है। चलेंगे आपके साथ? अरे नहीं, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैं चला गया मनाली। तो मनाली में ना वो कराते हैं पैराग्लाइडिंग। तो वो डोंकी पे से ले जाते हैं ऊपर। फिर 2 तरह की होती है। 600 रुपीज की थी हमारे टाइम पे, 1200 रुपीज की, 1200 में और ऊपर से। तो हमारे लोगों ने बोला सर कहाँ जाना? वो सबसे ऊपर से करेंगे यार, पहली बार था। चले गए, उसने पहना दिया पैराशूट तो कूदो। तो कह रहा अभी रुक जाओ, अभी हवा कम है। अच्छा थोड़ी सी हवा आई, कह रही कूदो। भाई साहब मैं कूद तो गया, भाई साहब मेरे तो बहुत फटी। मैंने तो ऊपर ही हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। भगवान आज बचा ले, फिर कभी नहीं करूंगा ये कार्यक्रम। बीच में और जानबूझ के अपनी टेक्निक दिखाता है। पता नहीं यार, जैसे वो बीच में वो वायरल नहीं हुआ था कि कोई लैंड करा दे, तो मैं भी ऐसे ही बोल रहा था। मेरे को थोड़ा उससे थोड़ा सा डर लगता है यार। सर बहुत सारे लोग किताबों से सीखते हैं, आपकी फेवरेट किताब कौन सी है सर? रामचरितमानस। वो तो आपने सर मैं भी पढ़ूंगा सर, आपने बताया। गीता मैंने पढ़ी है, बट रामचरितमानस घर में पढ़ते हैं। बहुत अच्छी किताब है, अगर लोग पढ़ सकें। स्किप रॉस की किताब है, से यस टू योर पोटेंशियल। इट्स अ ब्यूटीफुल बुक। जो भी ऑडियंस है उनको कम से कम एक बार स्किप रॉस को पढ़ना चाहिए, मजा आएगा उनको पढ़ के। ओके सर, बिल्कुल। सर आपने ऑलरेडी आपकी किताब भी मैंने पढ़ी है, बहुत जबरदस्त किताब है। तो आगे कोई और किताब लिखने का? बिल्कुल किताब की प्रोसेसिंग चालू है और अगस्त में हम लोग अपनी नई बुक लॉन्च कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी किताब है, मजा आएगा सब लोग को पढ़ के। ओके सर, अगस्त में लॉन्च करेंगे।
बिल्कुल सर, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि सर बहुत ज़बरदस्त सोर्स मिलता है, आपसे सीखने को मिलता है। सर बहुत सारे ड्रीम्स आपने पूरे किए हैं और लोगों के भी आप पूरे कराए हैं। अब यहाँ से क्या ड्रीम है सर? यार धीरे धीरे तो मैं जनरली बताऊँ तो ड्रीम अब कम होते जा रहे हैं। मतलब एक ऐसी सिचुएशन आती जा रही है लाइफ में, मुझे पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, जहाँ मुझे बहुत सारी चीज़ों से मेरा मन हो रहा है दूर जाने का। पता नहीं ये ठीक है कि नहीं है, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब पता नहीं क्यों बहुत सारी चीज़ें से धीरे धीरे, मतलब अब बहुत मटेरियलिस्टिक अब- चीज़ें एक्साइट नहीं करती। मतलब बहुत सारी चीज़ें अब एक्साइट नहीं करती है। मन है थोड़ा थोड़ा सबसे दूर हो जाने का। अब वो पता नहीं ये ठीक है कि नहीं है बोलना, मतलब यू नो राइट। लेकिन अब वो वाली कहानी धीरे धीरे पिछले 1-1.5 साल से धीरे धीरे शुरू हो गई है। ओके, जैसे मुझे पता है आपको मर्सिडीज से बहुत प्यार है, आपको गाड़ियों का बहुत पहले भी मर्सिडीज से प्यार ऐसा है कि दुनिया में 2 तरह की गाड़ियां हैं, एक मर्सिडीज एक बाकी की सब। तो मैं 2012 में पहली बार लिया था मैंने, वो 2012, फिर वो सी क्लास था, फिर मैंने ई लिया 2015 में, फिर मैंने एस लिया, तो फिर ये मर्सिडीज वाला सिलसिला चालू है। मेरा फिर सवाल ये था कि सर अगली कौन सी? पता नहीं यार, अब तो वैसे मन भी नहीं करता मेरे को ना, मतलब जो मेरे पास ऐसा है वही नहीं चलती है, वो खड़ी रहती है, वो घूंघट डाला रहता है उसमें। कभी कभी कहीं जाना होता है तो नॉर्मली तो क्या आप फ्लाइट पकड़ते हैं, कहीं चले जाते हैं, Right. ट्रैवलिंग इतनी एक्सेसिव है नॉर्मल, वो कार सुख खत्म हो गया है जीवन में, कभी कभी चलती है। अब वो क्रेज नहीं है। जल्दी से ये दिन सभी लोगों की जिंदगी में आए सर, हम तो नहीं आप लोग बहुत मेहनत करो यार, मैं फ्री होना चाहता हूँ। चलिए, तो आई थिंक शायद थैंक यू सो वेरी मच सर इन द लास्ट फ्यू वर्ड्स फॉर आवर शो, और कुछ हमारे लिए सर। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिस यंग एज में आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और माय बेस्ट विशेस टू बोथ ऑफ यू, हिमांशु सुमांशु। भगवान करे राम लक्ष्मण की जोड़ी ऐसी बनी रहे, इसी तरह मिल के काम करना जीवन में, है ना, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ वापस आ जाते हैं, भाई नहीं आते दोबारा। ठीक, तो हमेशा साथ रह के काम करना, ज़िंदगी में तकलीफ़ें आएँ तो साथ सहना, खुशियाँ आएँ तो साथ बांटना, बस इतना ही कहूँगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। इट मीन्स अ लॉट सर फ्रॉम हियरिंग इट फ्रॉम यू, और मतलब इट इज़ इमेंस प्लेजर कि आप आज यहाँ पर आए हैं। मतलब ये ख्वाब में भी शायद कभी सोचा होगा, तो बोलते ना कि कोई चीज़ हम सोचते हैं तब मिलती है, ये हमने तो सोचा नहीं था कि आप ब्लेस करेंगे, आएंगे, एंड जब भी आपसे मिलते हैं इतना आपसे गाइडेंस मिलती है कि बस दिल खुश हो जाता है। सो थैंक यू वंस अगेन सो वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत मज़ा आया होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे वीडियो को। थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन, शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल एंड। सोनू सर के साथ इसी मज़ेदार डिस्कशन को हम कंटिन्यू रखेंगे इस एपिसोड के पार्ट 2 में। ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आगे किस टॉपिक पर बात की जाए कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपकी लाइफ में इस पॉडकास्ट से कुछ वैल्यू ऐड हुई है तो इस पॉडकास्ट को कम से कम 2 लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हमारे लिए आपका सपोर्ट मैटर करता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।